अभी मेरी आंख लगी भी नहीं थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी दोनों टांगों से पकड़कर किसने मुझे उल्टा लटका दिया है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पूरी कोशिश करके मेरे हलक से हल्की सी चीख बरामद हुई और मुझे किसी ने वापस चरपाई पर फेंक दिया। आपको क्या लगता है भूत नहीं होते? होते हैं, हर जगह हैं, हमें नज़र नहीं आते। और जब नज़र आते हैं ये उन दिनों की बात है जब मैं एयरलाइन में काम करती थी। हमारी फ़्लाइट्स अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क होती थीं। अंदरूनी मुल्क छोटी छोटी जगहों पर फोकर जहाज़ ऑपरेट होता था और बाकी शहरों में बड़े और दरमियाने जहाज़ जाया करते थे। सर्दियों के दिन थे, मेरी इन दोनों डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थीं। शाम को ड्यूटी लेटर मिला करता था कि अगले दिन आपकी जो फ़्लाइट हो पता चल जाता था। घंटी की आवाज़ सुनकर मेरी मम्मा ने किचन से नौकर को कहा कि जाकर देखें कौन है। वो वापस आया तो उसके हाथ में मेरा लेटर था। मैंने खोलकर देखा तो तुर्बत की फोकर फ़्लाइट थी। तुर्बत बलूचिस्तान के साहिली इलाके में एक छोटा सा शहर है। मैंने ड्यूटी देखकर बुरा सा मुंह बनाया क्योंकि मुझे फोकर फ़्लाइट पसंद नहीं थी। ये जहाज़ छोटा होता है, उसका शोर बहुत होता है। खैर नौकर की नौकरी होती है, जाना तो था। सुबह 6 बजे मैं सुस्ती से उठी, मुँह हाथ धोकर तैयार हो गई। पिकअप आया तो एयरपोर्ट रवाना हो गई। सब घर वाले अपने बिस्तरों में बैठे थे। मैंने एक ठंडी या भरी और रवाना हो गई। फोकर जहाज़ पर एक पायलट, दूसरा को पायलट और एक फ़्लाइट स्टूवर्ड और एक एयर होस्टेस होती है। खैर जहाज़ पर सब मुसाफिर सवार हुए और हम 9 बजे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। पहले हम ग्वादर गए और फिर तुर्बत पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 5 बज गए। हमने जैसे तैसे लैंड किया। मुसाफिर उतरे तो अंधेरा फैल चुका था और हमने अभी वापस भी जाना था। हमारी फ़्लाइट चूँकि ग्वादर में लेट हो गई थी इसलिए हम तुर्बत भी लेट पहुँचे। छोटे शहर से मगरिब के बाद अंधेरे में टेक ऑफ नहीं होता था क्योंकि सहूलियात नहीं होती थी। इसलिए जब जहाज़ खाली हो गया तो कप्तान हमारे पास आकर बोला, भाई बुरी खबर है, हम वापस नहीं जा सकते, अब हम सुबह जाएंगे। यहाँ के एक मुलाजिम के घर में हम रात ठहरेंगे। मैं घबराई नहीं क्योंकि एयरलाइन में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, जिसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार रहते थे। चुनांचे हम सब उतरकर एक गाड़ी में बैठे जो हम चारों को, जिसमें फ़्लाइट स्टूवर्ड, कप्तान और को पायलट शामिल थे, लेकर इस आदमी के घर पहुँचे। ये एक कच्चा पक्का सा घर था जिसमें शायद 3 कमरे थे और बहुत बड़ा कच्चा सहन था। मेज़बान ने हमें वेलकम किया और हमें कपड़े तब्दील करके इजी होने के लिए कहा। उसने एक कोने वाले कमरे की तरफ इशारा करके मुझे कहा कि आप उस कमरे में चली जाएं। चुनांचे मैं उस कमरे में चली गई। ये एक दरमियाने साइज़ का कमरा था जिसमें सिर्फ 2 चारपाइयाँ थीं। एक पर बिस्तर लगा था और दूसरी बिस्तर से महरूम खाली चारपाई थी। आखिर में एक बाथरूम था जहाँ मैंने चेंज करके मुँह हाथ धोया और थोड़ी देर कमर सीधी करने के लिए लेट गई। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा तो एक औरत की आवाज़ आई कि आप आकर खाना खा लें। उस वक्त रात के 8 बजे थे। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सियाह लिबास में एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने कहा कि आप खाना खा लें, फिर लाइट चली जाएगी। मुझे इतनी जल्दी खाना नहीं खाना था, पर मेहमान नवाजी निभाते हुए मैं बाहर आ गई। मुझे इतनी जल्दी खाना नहीं खाना था, लेकिन आदाब मेहमान नवाजी निभाते हुए मैं बाहर आ गई। आसमान पर 14वीं का चाँद अपनी आब व ताब के साथ चमक रहा था। बाहर तकरीबन अंधेरा था, सिर्फ चाँद की चांदनी की वजह से मैं देख पा रही थी। यहाँ दरअसल कुछ घंटे बिजली दी जाती है, फिर हम कुछ देर सोने तक जनरेटर चला लेते हैं, इसलिए आप सब लाइट जाने से पहले खाना खा लें। वो मुझे लेकर कोने वाले कमरे के पास पहुँची जहाँ से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। हम अंदर दाखिल हुए तो वो बाहर रुक गई क्योंकि अंदर मेरे कुलीग थे, इसलिए वो शायद हिचकिचा रही थी। चुनांचे मैं अंदर दाखिल हो गई। खाना दस्तरखान पर लगा हुआ था तो मेज़बान ने कहा कि अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए, मैं अभी आपको बुलाने आने ही वाला था। मैंने जवाब दिया कि मैं बुलाने पर ही आई हूँ। बुलाने पर? आपको कौन बुलाने आया? मेज़बान खाने से बोला, वो बाहर खड़ी हैं, एक खातून आई थी, गालिबन आपकी मिसेस हैं। मैंने जवाब दिया, मेरी मिसेस? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अरे भाई वो अभी बाहर ही होंगी। ये कहते हुए मैंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन पर किसी का नाम निशान भी नहीं था। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मेरे साथ साथ बाकी सब भी परेशान हो गए। अब पता नहीं उन्हें मेरी बात का यकीन आया भी था कि नहीं, लेकिन मैं ज़रूर परेशान हो चुकी थी। खैर हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मेज़बान बोला कि अभी आधे घंटे में लाइट चली जाएगी, आप लोग अपने अपने कमरों में चले जाएं। जनरेटर का पेट्रोल भी थोड़ा है और यहाँ से बहुत दूर जाकर पेट्रोल लाना पड़ता है। मुझे उसी कमरे में अकेले रहना था। बाकी तीनों को भी कमरे दे दिए गए थे जो कि उन्होंने शेयर कर लिए थे। यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है भाई, कप्तान बोले। जी हाँ, बस हम तो आदी हैं, आप बड़े शहर वालों को यकीन अजीब लग रहा होगा। मेरी तरफ देखकर बोला,
मिस जी आप डरिएगा मत, यहाँ शायद हवाई चीज़ें होती हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब जी कि ये जगह ज़रा हट कर है और रात लाइट भी नहीं होती तो लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। अच्छा देखते हैं, ये कहकर मैं अपनी निडर फितरत की वजह से परेशान नहीं हुई। अच्छा भाई अब सोते हैं, कप्तान ने जमाई लेते हुए कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, ये कहते हुए वो उठ गई। मैंने सहन में कदम रखा तो सर्दी का एहसास हुआ। अच्छी खासी सर्दी थी जो खाना खाकर और ज़्यादा महसूस हो रही थी। बाहर अंधेरे का राज था, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, झींगरों की आवाज़ भी खामोशी में खासी पुरस्कार लग रही थी। मुझे उस आदमी की बात याद आ गई और मुझे अब महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे हो। मैंने यूं ही मुड़कर देखा तो एक ह्योला सा महसूस हुआ। मैंने अपने कदम तेज़ कर दिए, इस ह्योले ने भी तेज़ चलना शुरू कर दिया। मैंने हल्का सा दौड़ना शुरू किया तो उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। मैं घबरा गई और यूं ही दरवाजे के पास पहुंची तो वो मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैंने घूमकर अपने हाथ से उसे धक्का दिया तो वो धड़ाम से गिरकर कराने लगा और फिर तेज़ी से उठकर मेरी तरफ बढ़ा। तारीकी की वजह से मुझे उसकी शक्ल साफ नज़र नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं दोबारा उसे धक्का देती उसने हंसना शुरू कर दिया और बोला, मिस जी क्या कर रही हैं? मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, वो स्टोर था। हंसते हुए कहने लगा कि मैंने सोचा कि आपकी बहादुरी को चेक किया जाए, लेकिन भाई मान गए, आप तो वाकई बहादुर हैं। मैंने उसे कहा कि यह कैसा भोंडा मजाक है। वो अपने कमरे में दाखिल हो गई। अभी मैं वॉशरूम से निकली थी कि लाइट चली गई। मैंने अंधेरे में टटोल कर अपना बिस्तर तलाश किया और लेट गई। की हुई तो थी, इसलिए लेटते ही आँख लग गई। न जाने रात का कौन सा पहर था कि ठक ठक की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे से ही आ रही है। दरवाजे के साथ ही खाली चारपाई थी। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी चारपाई के चारों पाए एक जैसे ना हों और कोई उस पर बैठा उसको दाएं बाएं हिला रहा हो और ये आवाज़ पैदा हो रही हो। मैं पहले तो सुनती रही कि शायद मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था। आवाज़ रह रह कर बराबर आ रही थी। मैं हिम्मत करके उठी। कमरे में गुप अंधेरा था, वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैं टटोल कर दरवाजे के करीब बिछी चारपाई के पास पहुंच गई और हाथ से उसको दाएं बाएं हिला कर देखा कि शायद पाए एक जैसे ना हों, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। चारपाई ठीक थी। फिर खुद पर हंसी आई कि अगर पाए एक जैसे ना भी होते तो उसको अगर कोई हिला रहा होता तो वो ज़्यादा परेशानी की बात होती। खैर मैं वापस अपनी चारपाई पर गई और सोने की कोशिश करने लगी। आवाज़ बंद हो चुकी थी। अभी मेरी आंख लगी भी नहीं थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी दोनों टांगों से पकड़कर किसने मुझे उल्टा लटका दिया है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पूरी कोशिश करके मेरे हलक से हल्की सी चीख बरामद हुई और मुझे किसी ने वापस चरपाई पर फेंक दिया। मेरी सांस रुक सी गई थी। ना मुझ में हिम्मत थी कि बाहर निकल सकती और मदद के लिए किसी को बुलाती। काफ़ी देर तक तो मैं हिल भी न सकी। इसी हालत में पड़े पड़े सुबह हो गई। मैंने खुद को संभाला और बाहर निकली तो कोई नज़र ना आया। मेरा वापस कमरे में जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं दूसरे वाले कमरे में गई तो वहाँ सब थे। मेरी जान में जान आई। सब ने पूछा कि रात कैसी गुजरी, लेकिन मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा। फिर जब सारी रुदा सुनाई तो मेज़बान परेशान सा हो गया और बोला कि मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कुछ है, लेकिन आपने शायद यकीन नहीं किया। खैर दिन था, इसलिए मैं अपने कमरे में गई और तैयार होकर हम सब वापस फ़्लाइट पर रवाना हो गए। सारा रास्ता मैं यही सोचती रही कि कब वाकई इन चीज़ों का वजूद है और कौन मेरी इस बात पर यकीन करेगा। मेरे पास इसका जवाब नहीं था। इस वाक़े के गुज़रे बरसों बीत गए हैं, लेकिन सच है कि मेरा हवाई चीज़ों पर यकीन पुख्ता हो गया है। खुदा की मखलूक किसी रूप में और कब हमें दिखाई दे जाए कुछ नहीं मालूम, मगर हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता।